Okay, so good evening, good afternoon, everyone. Good morning, everyone. There is Darshan Khare live from Pune with cameraman Darshan Khare. आज का लेक्चर जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ सीए इंटर अमेंडमेंट्स फॉर May 20. कुछ ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, नोट्स ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए. साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है. अगर आपको नोट्स चाहिए, कुछ वीडियोस चाहिए तो आप उसको फॉलो कीजिए. लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए तो सबसे नीचे लिंक दिया होगा नोट्स का, अमेंडमेंट नोट्स का, आप उसको फॉलो कर सकते हो. तो जैसे मैं कह रहा था, कुछ ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, सिर्फ 10 अमेंडमेंट्स है और वो भी सब्सटेंशियल नहीं है, पर अमेंडमेंट लेक्चर निकालना जरूरी है. जो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं उनको समझाना जरूरी है, इसलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं. पहले तो मैं अमेंडमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं. अमेंडमेंट दो कैटेगरीज में होते हैं. पहला, कंसिडरिंग सिलेबस वाइज अमेंडमेंट, सिलेबस के हिसाब से अमेंडमेंट क्या क्या है इसको देखते हुए. और दूसरा, दैट इज प्रायोरिटी ऑफ अमेंडमेंट्स. होल्ड. ओके, सो अमेंडमेंट्स हम दो तरीके से कवर करते हैं. पहला है बच्चों सिलेबस, और दूसरा प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंटनेस ऑफ अमेंडमेंट्स. सिलेबस हमारे है दो, एक है कॉर्पोरेट लॉ और एक है अदर लॉज. टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट सिलेबस के 10 है, जिसमें कॉर्पोरेट लॉ के अमेंडमेंट्स नियरली 8 है और अदर लॉ के अमेंडमेंट्स नियरली 2 है. इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को मैं दो अमेंडमेंट में डिवाइड कर सकता हूं. पहला जो लॉजिकल अमेंडमेंट है एंड इंपॉर्टेंट है. दूसरा हलकट अमेंडमेंट्स. हलकट अमेंडमेंट्स इसलिए क्योंकि एक्चुअली अमेंडमेंट नहीं होते, इसके अंदर ऐसा बोलता है कि फुल स्टॉप को आप कॉमा से रिप्लेस कर दो, ये वर्ड को, एक वर्ड को आप दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दो, तो ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं. या फिर इन्वर्टेड कॉमास लगा दो, या फिर आप किसी भी तरीके से ऐसे अलग अलग अमेंडमेंट है. तो बेसिकली देखा जाए तो ऐसे लॉजिकल अमेंडमेंट्स, हालांकि 10 अमेंडमेंट लेक्चर में से अगर मैं आपको बोलूं तो हार्डली 4 से 5 अमेंडमेंट लॉजिकल है, बाकी नियरली मतलब 5 से 6 अमेंडमेंट से हलकट अमेंडमेंट्स है. तो ये चीज को याद रखना. उसमें भी अदर लॉज की अमेंडमेंट तो हलकट ही है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर वाली है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाउ विल बी एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर, जनरल क्लॉजेस एक्ट नाउ विल बी एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर. ये अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है. जब से आर्टिकल नंबर 370 हटा है तो सबको बताया कि ये जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल है. तो इस चीज को याद रखना. थोड़ा सा स्क्रीन बीच में ब्लैंक होती रहेगी तो टेंशन मत लेना, क्योंकि हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस बार बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. सो प्लीज इसको थोड़ा सा समझिएगा, तो लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी. सो स्टार्ट करते हैं पहले अमेंडमेंट के साथ, जो है प्रोस्पेक्टस चैप्टर में हुआ अमेंडमेंट नंबर 1. सेक्शन नंबर 26 में अमेंडमेंट है कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर पहला अमेंडमेंट तो यह है कि भाई क्लॉज ए में जितना भी कंटेंट दिया था वो ओमिट हो गया है, क्लॉज बी का कंटेंट ओमिट हो गया है, डी का कंटेंट ओमिट हो गया है. तो अभी आपको प्रोस्पेक्टस चैप्टर के अंदर सेक्शन 26 में जो मैंने पूरे 3 टेबल के हिसाब से कंटेंट दिया था उसको याद करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ ये वाला 26 सेक्शन नंबर पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा. जो ओमिटेड इशू है वो ऑटोमेटिकली आपका गायब हो जाएगा. सिर्फ इसको याद आपको करना है. ऑलरेडी मैंने 26 क्लास में अच्छे से पढ़ाया है. दूसरा, फिर इसके अंदर हलकट अमेंडमेंट है. जो रजिस्ट्रेशन वाले वर्ड थे वो तीनों जगह से कट चुके हैं और उसके जगह पे वर्ड लाया है फाइलिंग. जैसे इसमें से एक को मैं पढ़ के दिखा दूं. नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी और इन रिलेशन और इंटेंडेड कंपनी अनलेस ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन देयर हैज बीन डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग. पहले वर्ड था कि आपको प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को देना था रजिस्ट्रेशन के लिए, पर प्रोस्पेक्टस कभी रजिस्टर नहीं होता. रजिस्ट्रेशन ही अलग प्रोसेस है. जैसे आप इंस्टीट्यूट में जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो अलग प्रोसेस है. नाउ क्वेश्चन इज रेज्ड, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन? फाइलिंग इज अ काइंड ऑफ इंटीमेशन. Registration is a kind of approval.
अप्रूवल एंड इनकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल आईसीएआई में जब आप जाते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करते हो कि मुझे सीए कोर्स के लिए रजिस्टर करना है, जिसके हिसाब से आपको अप्रूवल दिया जाता है, हाँ बेटा आप रजिस्टर्ड हो, और आपको आपका WRO नंबर या जो भी नंबर होगा वो दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि आप बीकॉम कर रहे हो, या फिर आपको ये बोलना है कि आप किसी फर्म में आर्टिकलशिप लिए हो, तो आर्टिकलशिप के सिचुएशन में आप आर्टिकलशिप को रजिस्टर नहीं करते, आप आर्टिकलशिप को फाइल करते हो कि इस सीए को मैंने चूज किया है, इसके पास मैं आर्टिकलशिप करने वाला हूं, सो मैं आपको इंटीमेशन दे रहा हूं। सो नॉर्मली हम प्रोस्पेक्टस कभी रजिस्टर नहीं करते, हम प्रोस्पेक्टस को फाइल करते हैं, इसलिए बस हल्कट अमेंडमेंट आया है कि भाई रजिस्ट्रेशन के जगह पे उन्हें मोर अप्रोप्रिएट वर्ड लगा फाइलिंग, बस यही चेंज है, बाकी 26 का कंटेंट जैसा का वैसा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अमेंडमेंट कोई काम का नहीं है। फिर एक सबसेक्शन था, सबसेक्शन नंबर 7, उसको तो भैया इन्होंने पूरा उड़ा ही दिया है। जो क्या उड़ गया ये मैं पढ़ लेता हूं। द रजिस्ट्रार शॉल नॉट रजिस्टर अ प्रोस्पेक्टस अनलेस requirements of section with the respect of registration are complied with. The prospectus is accompanied by the consent in writing of all the persons named in the prospectus. सभी लोग जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में दिया है, जैसे डायरेक्टर, प्रमोटर्स, एक्सपर्ट्स, जिनका भी कंसेंट प्रोस्पेक्टस में दिया है, उन्हें राइटिंग में अप्रूवल देना है, और फिर आरओसी इसको रजिस्टर करता था। पर अभी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अब जब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में सबसेक्शन 7 का क्या करें, बिकॉज एनीवेज हम सिर्फ फाइल कर रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस कैसा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है सेक्शन 26 का, तो आप इसको एक बार रीड करके छोड़ सकते हो। दूसरा, सेक्शन नंबर 29 में डीमटेरियलाइजेशन में अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था लिस्टेड कंपनीज को कंपलसरी डीमटेरियलाइजेशन है, और अनलिस्टेड कंपनी फिजिकल फॉर्म में भी शेयर रख सकती है, डीमटेरियलाइज फॉर्म में भी शेयर रख सकती है। सो सेक्शन 29 के डीमटेरियलाइजेशन में अमेंडमेंट है। पब्लिक कंपनीज जो दिए थे उन वहां से पब्लिक कंपनी वर्ड हटा दिया गया है, पब्लिक वर्ड हटाया है। तो इसका इंप्लीकेशन का है, ध्यान देना। Notwithstanding anything contained in any other provision of the Act, every company making public offer and such other class or classes of companies as may be prescribed, अब वहां such other class or classes of public companies as may be prescribed था। Now every company making public offer, तो कंपनी कौन कौन सी पब्लिक ऑफर कर सकती है? तो नॉर्मली पब्लिक ऑफर दो कंपनी कर सकती है, एक तो प्राइवेट नहीं तो पब्लिक। अब इस चीज को थोड़ा सा लॉजिकल लेवल पे समझना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को मैंने यहां प्राइवेट लिखा तो एकदम टेंशन आया होगा, सर प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती। रुकना थोड़ा सा, एक सेकंड के लिए ध्यान देना। सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये बोला गया है। अब ऐसा क्यों, तो जरा ध्यान देना। जब हम बात करते हैं पब्लिक ऑफर की, तो एक चीज को याद रखना, पब्लिक ऑफर ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, नहीं पता होगा तो प्लीज इसको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की कोशिश करना, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। सीए फाइनल के ऊपर भी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी टेस्टेड वेरीफाइड ओके बोल रहा हूं, आप कहीं पे भी सर्च कर लो यही मिलेगा। पब्लिक ऑफर दो टाइप की कंपनीज कर सकती है। पहली कंपनी है पब्लिक कंपनी, और अगर आपको पता होगा तो दूसरी कंपनी है प्राइवेट कंपनी। सर क्या मजाक कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकता? डेफिनेशन में लिखा है पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर कर सकता है। सुन लो थोड़ा सा, इक्विटी शेयर्स के लिए, डिपॉजिट्स के लिए और डिबेंचर्स के लिए। प्राइवेट कंपनी ये पब्लिक ऑफर करता है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिबेंचर्स, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिबेंचर्स और एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट। ये इक्विटी शेयर के लिए पब्लिक ऑफर नहीं करता, तो ये चीज को आपको याद रखना जरूरी है। सिर्फ डिबेंचर और डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए पब्लिक ऑफर है, बाकी चीजों के लिए पब्लिक ऑफर नहीं है। और आपको शायद नहीं पता, बस इन दो चीजों के लिए प्राइवेट कंपनी लिस्टेड भी हो सकता है। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने बोला है एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, अब ये पब्लिक हो या प्राइवेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सच अदर क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज बोला था एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शॉल इशू सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में भैया इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स सब आता है। ओनली इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म बाय कंप्लाइंग, मतलब जिन्होंने पब्लिक ऑफर किया है उनको डीमटेरियलाइजेशन कंपलसरी। मैंने मेरे क्लास के अंदर 4 वर्ड बोले थे और 50 बार लिखवाया भी था मैंने।
पब्लिक इशू, डीमटेरियलाइजेशन, लिस्टिंग, ट्रेडिंग। अगर आपको याद होगा तो एक बार वापस बोलो, पब्लिक इशू, डीमटेरियलाइजेशन, लिस्टिंग, ट्रेडिंग, ये चार चीजें कंपलसरी है। अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो तो डीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन तो लिस्टिंग, लिस्टिंग टू ट्रेडिंग, ये चार चीजें आएगी मतलब आएगी मतलब आएगी। हमने क्लासेस में इसको 50 टाइम्स लिखा था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो 50 टाइम्स। मैंने लास्ट 2 बैचेस के अंदर तो कम से कम इसको 50 बार लिखवा के लिया है कि बच्चों के अंदर इसको कोई दिक्कत ना हो। सो पब्लिक इशू, डीमटेरियलाइजेशन, लिस्टिंग और ट्रेडिंग, ये चार चीजें हम करते ही है मतलब करते ही है। तब ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है और जो पब्लिक ऑफर करना चाहती है या पब्लिक ऑफर कर दिया है, तो प्राइवेट कंपनी सच अदर क्लास ऑफ कंपनी इससे निपट जाती थी अगर यहां से पब्लिक कंपनी होता है। इसने उन्होंने वर्ड पब्लिक निकाल दिया। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी हो, जिन्होंने सिक्योरिटीज पब्लिक इशू किए हैं, उनको डीमटेरियलाइजेशन करना कंपलसरी है। ये पहला अमेंडमेंट। दूसरा, सबसेक्शन 1A ऐड किया है, इन द केस ऑफ सच अ क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एज may prescribed, the securities shall be held or transferred only in dematerialized form in a manner laid down in the depositories and regulation made thereunder। मतलब जो अनलिस्टेड कंपनीज है, जिनको प्रिस्क्राइब किया है सीजी ने, उन्होंने भी सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में डिपॉजिटरीज एक्ट के हिसाब से होल्ड करना है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। बस ये 2 अमेंडमेंट्स है। पहला, अब कोई भी कंपनी, भले ही प्राइवेट कंपनी डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करे, अगर वो डिपॉजिट, अगर वो सिक्योरिटीज पब्लिक इशू करती है तो डीमटेरियलाइजेशन करना कंपलसरी है। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट वाला सेक्शन 35 जो है प्रोस्पेक्टस में, सिविल प्रोसीडिंग्स वाला, उसके अंदर अमेंडमेंट आया है और अमेंडमेंट ये है, ओके जो ब्लू वाला एरिया मैंने मार्क किया है, दैट इज अमेंडमेंट कि भाई अगर आप प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग स्टेटमेंट देते हो, तो अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 34 और 35 में सिविल और क्रिमिनल लिखा था। 34 में अगर आप इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट देते हो तो क्रिमिनल ऑफेंस था, जेल भी हो सकता है, पेनल्टी भी हो सकती थी, लेकिन और डैमेजेस तो नहीं पड़ते थे। लेकिन 35 में अगर आप अनइंटेंशनल देते हो कि भैया मिसस्टेटमेंट दे दिया पर पता नहीं था, या अवॉइड करने की पूरी कोशिश की पर हुआ नहीं, तो ऐसे केस में सिर्फ डैमेजेस देने पड़ते हैं। उसके अंदर दैट इज रिगार्ड एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट purported to be made by an expert contained in the purports to be a copy of the extract of the report or the valuation expert. It was correct and fair representation of statement, and the correct copy of the correct or fair extract from the report of valuation had reasonable ground to believe deduct the time of the issue of prospectus believe that the person making statement was having a consent required। मतलब जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो वो आपको लग रहा था पूरा का पूरा करेक्ट है, मतलब आपको लग रहा था ये स्टेटमेंट करेक्ट और फेयर है, तभी आपने स्टेटमेंट दिया। और ऐसे सिचुएशन में आपने उसका करेक्ट कॉपी और फेयर एक्सट्रैक्ट दिया, और साथ में जिसने स्टेटमेंट दिया है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट से हमने इवैल्यूएशन लिया कि अगले 5 साल में कंपनी का भविष्य क्या है, उसने स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट सही है, उसने अवॉइड किया मिसस्टेटमेंट करना, उसके हिसाब से स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी पर्सन को स्टेटमेंट के बेसिस पे डैमेज होता है और वो स्टेटमेंट बाद में गलत निकलता है, तो हम सिर्फ डैमेजेस पे करते हैं, पेनल्टी या जेल नहीं होती सेक्शन 35 में। अब अमेंडमेंट में नीचे एक छोटी सी लाइन है, ये थोड़ी सी अगर आप देखो तो मिक्स हो गई है। प्रोस्पेक्टस यहां लिख के रखना, मैं डिक्टेट कर रहा हूं जिनको समझ में नहीं आ रहा। प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार, फाइलिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस लिखना, फाइलिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ अ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। ये वर्ड डाला गया है, इंस्टेड ऑफ डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू रजिस्ट्रार के जगह पे ये वर्ड डाला है फाइलिंग ऑफ कॉपी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला था कि अब रजिस्ट्रेशन नहीं है, अब सिर्फ फाइलिंग है। और टू defendant's knowledge before the allotment thereunder, filing of a copy of prospectus with the registrar to the defendant's knowledge before the allotment thereunder, to the defendant's knowledge before allotment thereunder।
मतलब आपने कंसेंट ले लिया है, जिसने स्टेटमेंट दिया और आपने उसके नॉलेज के साथ उसको फाइल कर दिया। तो अमेंडमेंट इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने देखे रखा है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 47, जिसके अंदर अमेंडमेंट है, वोटिंग राइट से रिगार्डिंग ये सेक्शन है। तो अब इसके अंदर अमेंडमेंट का है, तो जरा ध्यान देना। क्लॉज सी और डी जो था वो डिलीट हो चुका है, उसके जगह पे एक नया क्लॉज आया, मैं नया क्लॉज पढ़ूंगा, जो डिलीट हुआ उससे कोई सेंस नहीं है। द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स ऑफ द कंपनी shall not exceed 75% of the total voting power, including voting power in respect of equity share with differential right issued at the point of time. अब सबसे पहले तो मैं इसको समझा दूं। सेक्शन नंबर 47 इज अबाउट वोटिंग पावर, जिसे हम कहते हैं वोटिंग राइट्स। सेक्शन नंबर 47 इज अबाउट वोटिंग पावर, जिसे हम कहते हैं वोटिंग राइट्स। अगर आपको पता होगा तो वोटिंग पावर दो टाइप के शेयर होल्डर्स को मिलता है। पहले है इक्विटी शेयर होल्डर्स और दूसरे है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को हमेशा वोटिंग पावर रहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब उनके डिविडेंड अरियर में है मोर देन और इक्वल टू 2 years, वो भी प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव चाहिए और आपका डिविडेंड अरियर में चाहिए, तो वोटिंग पावर मिलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग पावर एक तो कंपनी में हो सकते हैं नॉर्मल इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। व्हाट इज डिफरेंशियल राइट्स? मतलब जिन इक्विटी शेयर्स के राइट अलग अलग होते हैं, जैसे 10 रुपए फेस वैल्यू वाला इक्विटी शेयर जिनको हम डिविडेंड नहीं देंगे पर रीपेमेंट के वक्त जिनको प्रायोरिटी देंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा इक्विटी शेयर जो 10 रुपए का जिसके ऊपर एक वोटिंग राइट है और ऐसा इक्विटी शेयर जो 20 रुपए का है जिसके ऊपर एक वोटिंग राइट है। ऐसे अलग अलग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के इक्विटी शेयर हो सकते हैं जो डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपनी में इशू किए गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की हालत खस्ता है तो हम इक्विटी शेयर के ऊपर ज्यादा राइट्स देंगे, अगर कंपनी की हालत काफी स्ट्रांग है तो हम स्ट्रिंजेंट इक्विटी शेयर इशू करेंगे। अब बोला क्या गया है, जब आप डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर इशू करते हो, कौन से वाले इक्विटी शेयर? डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर जब आप इशू करते हो तो ये डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर मैक्सिमम हो सकते हैं 75% ऑफ टोटल 100% इक्विटी शेयर्स। मतलब अगर आप 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, 1 लाख यूनिट ऑफ इक्विटी शेयर अगर आप इशू कर रहे हो, तो मैक्सिमम डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर हो सकते हैं 75,000, बचे हुए आपके नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होने चाहिए। ये चीज बोली गई है, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं चाहूंगा इसका एक फोटो खींच के रखो, गो फॉर इट फास्ट। ओके, खींच लिया फोटो। अब सवाल है ऐसा क्यों मैक्सिमम 75% ही क्यों? क्योंकि बच्चों बात इतनी है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर इशू करोगे, अलग अलग टाइप के, एक 10 रुपए, एक 20 रुपए, एक 50 रुपए, एक 100 रुपए, तो इक्विटी शेयर्स के बीच में ही झगड़े होंगे। और कंपनी में ही अगर यूनिटी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी में डिस्प्यूट होगा तो कंपनी चल कैसे पाएगी। इसलिए मैक्सिमम 75% अलाउ किए गए हैं। ठीक है, इतना भी काम का अमेंडमेंट नहीं है, बट इसको थोड़ा सा याद रखना। ये होने के बाद में ये रूल 4 का अमेंडमेंट था। फिर उसके बाद में सेक्शन 71 में डिबेंचर्स के सिचुएशन में एक नया रूल इशू किया गया है डिबेंचर्स के अंदर। इसको तो मेरे को रीड ही करना पड़ेगा। रूल नंबर 18 में सब रूल 7 इशू किया गया है डिबेंचर्स के लिए, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना। सब रूल 7 रूल नंबर 18 में, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना टेंशन नहीं है, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर रहा हूं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, लेट्स गो। The company shall comply with the requirements with regard to debenture redemption reserve. सबसे पहले तो आपको DRR बना है, वैसे डिपॉजिट चैप्टर में भी एक डिपॉजिट रिडेम्पशन रिजर्व है जो नियरली हम हर साल बनाते हैं। An investment or deposit of the sum in respect of debenture maturing during the year 31st March of next year in accordance with the conditions given below. Debenture redemption reserve shall be created out of profits of the company available for payment of dividend.
मतलब जो प्रॉफिट डिविडेंड पेमेंट के लिए अवेलेबल है, जिस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, इसमें से ही आप डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना सकते हो। कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है? जैसे P&L क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, और अगर आपने कोई फ्री रिजर्व बनाया होगा तो, लेकिन नहीं बनाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। The limit with respect of adequacy of the debentures, redemption reserve and investment of or deposit, as the case may be, shall as under. उसमें भी सब पॉइंटिंग है। Debenture redemption reserve is not required for debentures issued by all Indian financial institution regulated by Reserve Bank of India. मतलब debenture issued by all India financial institution regulated by RBI, मतलब अगर कोई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑल इंडिया के ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क कर रही है जो आरबीआई ने रेगुलेट किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लू एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये अगर डिबेंचर इशू करे तो रिडम्पशन रिजर्व का कंडीशन उसको अप्लीकेबल नहीं है। डीआरआर ये उसको अप्लीकेबल नहीं है। फॉर द पर्पज फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन क्रॉस 72 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये बात कर रहे हैं पीएफआई की, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 सबसेक्शन 72 पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन के बाद 271 के बाद 2 सबसेक्शन 71 के बाद, जिसमें आता है एलआईसी, आईएफसीआई, यूटीआई एंड सच अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51% स्टेक है, इसे हम कहते हैं पीएफआई। ये रफ डेफिनेशन हुआ पीएफआई का 2 सबसेक्शन नंबर 72 का। फॉर ऑल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व शॉल बी applicable to non-banking financial company registered the Companies Act, debenture redemption shall be applicable to non-banking financial companies registered with Reserve Bank of India। मतलब सभी के सभी एनबीएफसी को जैसे डीआरआर एप्लीकेबल होता है वैसे ही इनको एप्लीकेबल होगा। एक बार मैं वापस पढ़ता हूं। फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द मीनिंग ऑफ 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व शॉल बी एज एप्लीकेबल बोला है, मतलब जैसे एनबीएफसी को लगता है उसी तरीके से ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी लगेगा। For listed company other than All India Financial Institution, banking company as specified in sub clause 1, debenture redemption reserve is not required in the following cases. In case of public issue of debentures, listed companies के केस में बोला जा रहा है is not required in the following cases। अगर आप public issue of debenture कर रहे हो for NBFC registered with RBI तो नहीं लगेगा। दूसरा, for other listed companies डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं लगेगा। इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर फॉर कंपनी स्पेसिफाइड इन सब आइटम ए एंड बी, अभी आरबीआई ने लिस्ट जारी की है जिसके अंदर आपको डीआरआर मेंटेन नहीं करना है। फॉरेन लिस्टेड कंपनीज अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग कंपनी स्पेसिफाइड इन क्लॉज फॉर एनबीएफसी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, मतलब एनबीएफसी को जिस तरीके से लगता है उसी तरीके से इनको लगेगा। सर अदर अनलिस्टेड कंपनी एडिक्वेसी ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व शॉल बी 10%, तो परसेंटेज भी दिया है। अदर कंपनीज मतलब नॉर्मल कंपनीज के लिए 10%। देखो बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी है तो एज पर आरबीआई, अगर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एज पर आरबीआई तो उनको एग्जम्पशन है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा चार्ट बना के दे दूं तो समझ में आ जाएगा। आ जाओ, डीआरआर किस तरीके से मेंटेन करना है। सबसे पहला, अगर आपकी कोई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको रिकमेंड किया है आरबीआई ने, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की जरूरत नहीं है, डीआरआर की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो 2 सबसेक्शन 72 के हिसाब से और आप आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड हो, तो जिस तरीके से एज अप्लीकेबल टू एनबीएफसी आपको डीआरआर के प्रोविजन उस तरीके से लगेंगे जैसे एनबीएफसी इसको एप्लीकेबल होते हैं जो आरबीआई ने मेंशन किया है। और अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल नहीं होते, आप कैटेगरी में फॉल होते हो अदर्स वाले। कौन से कैटेगरी में फॉल होते हो? अदर्स वाले। व्हाट इज अदर्स कैटेगरी? तो बहुत से तरीके से डाल देना, होल्ड,
बहुत ही ज्यादा ब्लिंक हो रहा है। सो आप अगर कैटेगरी में फॉल होते हो अदर्स वाले, आपकी अदर कैटेगरी है, तो आपको 10% ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा इसका एक छोटा सा क्लिक पिक्चर क्लिक करके रखो। गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, फोटो खींच लिया सबने, हाँ है ना। तो ये चीज को अच्छे तरीके से ध्यान देना। ये होने के बाद में अगला, इन केस ऑफ कंपनी कवर्ड इन आइटम ए और बी, in respect of debenture issued by company in A or B, such a sum as not be less than 15% of the amount of debenture maturing during the year. So, in case of company covered in A and B of subclause 3 of clause B or item B of clause 4B, it shall before 30th of April each year in respect of debentures covered in A, B, 3B, B of clause 4, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट प्लेस डिबेंचर, इसको एक बार रीड करना मन के मन में, 2 मिनट के अंदर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। रीड इट फास्ट, लाइन के लिए। ओके, पढ़ लिया होगा तो याद रखना, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर आपको समझ में आया होगा तो ध्यान देना। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो ना ही 2 सबसेक्शन 72 में कवर्ड है, ना ही आरबीआई के किसी नोटिफिकेशन में कवर्ड है, ना ही ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि इनको कितना परसेंट है, बोले एक बार 10%। अब ये छोड़ के अगर बचती है अदर कंपनीज, जिनको मैं कहता हूं नॉर्मल कंपनीज। कौन सी कंपनीज? नॉर्मल कंपनीज। तो ऐसे सिचुएशन में इनको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में इन्वेस्ट करना है 15%। कितना परसेंट बोलो एक बार? 15। तो ये चीज को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। वापस एक बार क्लिक कर लो पिक्चर, गो फॉर इट फास्ट।
डन, चल लेट्स गो। तो ये चीज को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, तो बार बार रीड करना तो ही जाके समझ में आएगा। थोड़ा सा मुश्किल सा प्रोविजन है आगे। फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 4 द मेथड ऑफ डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट एज द केस में बी, इन डिपॉजिट विद द शेड्यूल बैंक के अंदर आपको करना है डिपॉजिट इज अनएंकर्ड सिक्योरिटीज, मतलब ये अनएंकम्बर्ड रहना चाहिए। अनएंकम्बर्ड मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज या कोई भी नया प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज मेंशन इन इंडियन ट्रस्ट एक्ट, मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहना चाहिए। आगे, प्रोवाइडेड दैट अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड एज अबव शॉल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज, shall not be used for any purpose other than redemption of debenture maturing during the year। मतलब ये जो आप अमाउंट बना रहे हो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व शॉल बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। पार्टली कन्वर्टेबल में तो सिर्फ ऑब्वियसली नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए डीआरआर बनाएंगे, बचा हुआ तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। द अमाउंट क्रिएटेड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व शॉल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय कंपनी एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सिंपल एज दैट। तो ये सबको ही पता है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का अमाउंट सिर्फ डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए यूज होता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये चीज को याद रखना। अगले अमेंडमेंट के ऊपर जाते हैं, अमेंडमेंट नंबर 6, इन्वेस्टिगेशन इन बेनिफिशियल ओनर में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, मैंने इसके ऊपर आपको नोट लिखवा के दिया था। अमेंडमेंट बहुत हलकट से इसलिए मेंशन किया है, सबसेक्शन 4 ही इंक्लूड किया जा रहा है, जिसमें अब बेनिफिशियल ओनर मतलब ऐसा बंदा जो कंपनी में बेनिफिशियली शेयर होल्ड करता है, रजिस्टर्ड नहीं, और पूरा बेनिफिट कंपनी से लेता है। उसके लिए एवरी कंपनी शॉल टेक अ नेसेसरी स्टेप टू आइडेंटिफाई an individual who is having significant beneficial ownership in relation to company and require him to comply with the provision of section। मतलब ढूंढो कि किसका बेनिफिशियल ओनरशिप है और उसको सेक्शन 90 के साथ में कंप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा 9 एबीआर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेकर रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन, सीजी इसके लिए रूल्स बना सकता है। सबसेक्शन 4 द वर्ड एंड ब्रैकेट 4A विल बी एडेड। ये नीचे वाला अमेंडमेंट तो इतना कुछ काम का नहीं है, तो इसलिए इसका कोई टेंशन नहीं है, पर ये भी अमेंडमेंट एग्जाम में काम का नहीं, सिर्फ इतना बोला है कि जो बेनिफिशियल ओनर है वो सेक्शन के साथ कंप्लाई करे और सीजी इसके बारे में रूल्स बना सकता है। अगला है अमेंडमेंट नंबर 7 सीएसआर में, सेक्शन नंबर 135 सीएसआर में अमेंडमेंट है। मैंने आपको शेड्यूल्स याद करवाए थे कंपनीज एक्ट के, जैसे शेड्यूल नंबर 1 इज रिगार्डिंग एमओए एओए के मॉडल टेबल। अगर किसी को नहीं पता होगा तो यहां पे लिख कर रखो, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल नंबर 1 है एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मॉडल फॉर्मेट्स, जिसके अंदर हमने ये देखा था शेयर है ए, गारंटी बी, कॉम्बो है सी, अनलिमिटेड नो शेयर कैपिटल है डी, अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल है ई, एमओएसी का नाम है, याद है सबको? हाँ है ना, हमने उसको पूरा याद किया था। फिर आता है शेड्यूल नंबर 2 जिसमें दिया है डिप्रिसिएशन के रेट। सीए इंटर छोड़ो, सीए फाइनल के बच्चों को भी नहीं पता होता, बहुत सारे सीए इंटर के बच्चे भी एग्जाम देंगे उनको शेड्यूल्स भी नहीं पता कंपनीज एक्ट में कितने हैं और उनके नाम क्या है। फिर आता है शेड्यूल नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। शेड्यूल 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद में शेड्यूल 5 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेक्शन 196 वाला। चलो ये तो आपको सीए इंटर को एप्लीकेबल नहीं है, पर बचे हुए तो एप्लीकेबल है, वो तो याद होने चाहिए। शेड्यूल 6 ये प्रेफरेंस शेयर्स जो कंपनी 30 साल के लिए इशू कर सकती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का मीनिंग शेड्यूल 6 में दिया है, सेक्शन 55 में काम में आता है, ये सेक्शन 4 सेक्शन 5 में काम में आएगा। डिप्रिसिएशन के लिए तो कोई सेक्शन नहीं है, अकाउंटिंग मेथड है भैया, तो ये सेक्शन 123 डिविडेंड के वक्त 128 अकाउंट्स बनाते वक्त काम में आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 128, सेक्शन नंबर 129, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 4 से लेकर सबसेक्शन नंबर 13, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेक्शन नंबर 196, सेक्शन नंबर 203। फिर आता है शेड्यूल 7 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कब कब किया जा सकता है, कौन से फील्ड में, और सीएसआर के प्रोविजंस का बच्चों ये शेड्यूल है। हाउ, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना सीएसआर का, और ये सीएसआर का सेक्शन नंबर है 135। कौन सा सेक्शन नंबर एक बार उसे 135, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। तो शेड्यूल 7 सीएसआर में चेंज है, कुछ बड़ा चेंज नहीं है,
एक दो ऑब्जेक्ट सिर्फ ऐड हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो। पॉइंट नंबर 9, मतलब ये दिया है शेड्यूल 7 में कि कौन कौन से केसेस में आप CSR कर सकते हो, जैसे इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ। मतलब पहला वाला अगर आप देखो तो विच इज रिगार्डिंग हेल्थ है, ठीक है, सैनिटेशन, हेल्थ केयर। दूसरा है रिगार्डिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर तीसरा है जेंडर इक्वालिटी एंड एज, ओल्ड एज के लिए। क्लियर है सबको? हाँ है ना। चौथा है एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए। पांचवा है हेरिटेजेस के लिए। कैसल्स वगैरह होते हैं ना, जैसे राजस्थान में बहुत सारे कैसल्स है, मैं अभी घूम के आया था, बहुत सारे कैसल्स है हेरिटेजेस को मेंटेन करने के लिए। फिर उसके बाद में सोल्जर्स के लिए, फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स के लिए, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर आता है 9th वाला फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इनक्यूबेटर फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनक्यूबेटर मतलब जहां पे इनक्यूबेटर्स नॉर्मली एग हैचिंग के लिए वर्ड यूज होता है, हैचरी जिसको कहते हैं। सो इनक्यूबेटर मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग CG, contributions to public funded universities, national laboratories, एस्ट्रोनॉट, उसका में एग्रीकल्चरल रिसर्च, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये पूरा का पूरा एरिया है रिसर्च के लिए, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए। फिर अगला जो 9th वाला था, वो डिलीट हो चुका है, उसके जगह पे ऊपर वाला आया था। फिर है रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज के लिए, फिर है स्लम एरियाज के लिए, और फिर आता है लास्ट वाला डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिहैबिलिटेशन, डिजास्टर एंड कैलेमिटीज। तो दो ये ऐड हुए हैं शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 का अमेंडमेंट है, पहला ऐड हुआ है रिसर्च और दूसरा ऐड हुआ है डिजास्टर। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भैया CSR किया है डिजास्टर रिलीफ के लिए, क्या CSR माना जाएगा? क्या रिसर्च के लिए CSR किया है, CSR माना जाएगा? तो आपको लिखना है हाँ, एज पर शेड्यूल नंबर 7 ये दोनों ऑब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। दूसरी बात, एक बार जो CSR ने कमिटमेंट कर दी तो 4 साल तक वो अपने आप की भी नहीं सुनता। अगर आपको याद होगा तो ये सेंटेंस मैंने बोला था, 1 साल जो लग गया वो 4 साल तक लगा हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है NFRA के अंदर। NFRA बहुत बड़ा सेक्शन है, सो कंपैरेटिवली मैंने वही अमेंडमेंट लिए हैं जो काम क्या है। NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 132। द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शैल परफॉर्म इट्स फंक्शंस थ्रू सच अ डिवीजन एज मे प्रिस्क्राइब। मतलब NFRA को खुली छूट दी है कि जिस किसी भी डिवीजन से वो चाहे खुद के फंक्शन कर सकते हैं। अब यहां डिवीजन मतलब जिस किसी भी पब्लिक ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस से, ठीक है। उसके बाद में ईच डिवीजन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर authorized by chairperson. There shall be executive body of national financial reporting authority consisting of a chairperson, full time member and such other authority efficient discharge the function. मतलब एक एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी जिसमें 2 लोग रहेंगे, चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर, और फिर इसके डिविजन्स रहेंगे। इसके क्या रहेंगे? डिवीजन, जिस हर डिवीजन में एक चेयरपर्सन प्लस एक फुल टाइम मेंबर होना जरूरी है। फिर डी बारिंग अ मेंबर फ्रॉम द फर्म, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था NFRA का मेंबर कभी भी किसी CA फर्म के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रख सकता ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 2 years ऑल्सो, 2 साल तक। बीइंग अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, डी बारिंग अ मेंबर ऑफ द फर्म फ्रॉम, वो बंदा कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकता, इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता, ऑडिट नहीं कर सकता, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता किसी भी कंपनी का, वैल्यूएशन नहीं कर सकता, सेक्शन 247 में CA फाइनल पे आएगा,
for minimum period of 6 months or such other higher period not exceeding 10 years as may be determined by NFRA। मतलब 6 महीने से लेकर 10 साल तक NFRA आपको रोक सकता है किसी भी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और वैल्यूएशन से। 3 चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। साइड में चाहिए तो लिख के रखना, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड वैल्यूएशन। ये 3 चीजें NFRA का मेंबर नहीं कर सकता। ये हो गए आपके 8 अमेंडमेंट। क्लियर है? 9th और 10th तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि भैया ये कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू कश्मीर को एप्लीकेबल है, जनरल क्लॉजेस एक्ट भी जम्मू कश्मीर को एप्लीकेबल है, तो जरा इसको अच्छे तरीके से याद रखना। यहां खत्म होते हैं आपके सीए इंटर लॉ के अमेंडमेंट्स। प्लीज इसको बड़े अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स नीचे है तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस दर्शन करे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।